हेलो एस्पिरेंट, VCM एजुकेशन ग्रुप के इस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम एडिटोरिया के मॉडल प्रैक्टिस सेट वॉल्यूम 3 के अंतर्गत सेट 1 को स्टार्ट करने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन को क्लिक करें ताकि नया वीडियो अपलोड होने पर नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए हम लोग सेट 1 को स्टार्ट करते हैं। तो पहले सवाल से पहला सवाल है कि भारत के 15वें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने राष्ट्रपति चुनाव में किसे हराया? तो आपका सही ऑप्शन होगा सी, यशवंत सिन्हा। देखिए, कुछ जानकारी हम लोग प्राप्त करते हैं कि एनडीए के जो राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू जी ने अपने प्रतिद्वंदी जसवंत सिन्हा को लगभग 2,96,626 मतों से हराया है और ये भारत के राष्ट्रपति के रूप में चुने जाने वाली पहली आदिवासी महिला नेता हैं और दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं। इससे पहले प्रतिभा सिंह पाटिल थी। अगला सवाल है कि भारत के राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेदों को सुमेलित कीजिए। तो भारत के राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेदों को देखिए, पहला ऑप्शन दिया है कि अनुच्छेद 53। अनुच्छेद 53 में जो होगा उसका सही ऑप्शन होगा संघ की कार्यपालक शक्तियाँ, मतलब एक का बी होगा। दूसरा है अनुच्छेद 54। अनुच्छेद 54 में जो है राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है, इलेक्शन से संबंधित है। अनुच्छेद 55 जो है वह राष्ट्रपति के चुनाव के तरीका से संबंधित है, मतलब 55 का सी हो जाएगा। अनुच्छेद 61 जो है वह राष्ट्रपति महाभियोग की प्रक्रिया से संबंधित है और अनुच्छेद 72 जो है वह राष्ट्रपति की क्षमा दान की शक्ति से संबंधित है। तो जो सही ऑप्शन होगा वह ऑप्शन नंबर ए होगा, मतलब BACDE। अगले सवाल पर चलते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में, तो उपराष्ट्रपति के रूप में पहला ऑप्शन पर देखते हैं कि अनुच्छेद 63 के अनुसार उपराष्ट्रपति राज्यों की परिषद का पदेन सभापति होता है। तो देखिए, पहला ही जो ऑप्शन है वह गलत है, क्योंककि अनुच्छेद 64 जो है, अनुच्छेद 64 के अंतर्गत आपको उपराष्ट्रपति राज्यों की परिषद का पदेन सभापति होता है। अनुच्छेद 65 कहता है कि उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना, यह सही है। अनुच्छेद 66 कहता है कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया, यह भी सही है। और अनुच्छेद 71 यानी 71 कहता है कि उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवाद की जांच, यह भी सही है। तो आपका ऑप्शन नंबर 2, 3 और 4, मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। अगला सवाल है कि ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा ने विश्व एथलेटिक्स चैंपियन में कौन सा पदक जीता है? तो ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा ने विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप में रजत पदक जीता है। आपको यह जानकारी प्राप्त होना चाहिए कि इसमें सबसे ज़्यादा पदक जीतने वाला जो देश है वह USA है और भारत का जो स्थान है उसमें आपको एक पदक जीता है और वह कौन सा पदक है? तो रजत पदक है। पांचवा सवाल है कि हाल ही में भारत के 5 नए आर्द्रभूमि को रामसर साइट के रूप में नामित किया गया, इनमें शामिल नहीं है। तो देखिए, रामसर साइट जो है आज के डेट में रामसर साइट की जो संख्या है, टोटल नंबर्स हो गया, वह 75 है। और एक-एक ऑप्शन पर हम लोग देखिए विचार करें, जैसे कि करिकिल पक्षी अभयारण्य कहता है, तो करिकिल पक्षी अभयारण्य वह कहाँ पर है? तो तमिलनाडु में है। यह भी रामसर साइट के रूप में शामिल किया गया है। दूसरा ऑप्शन जो है पल्लीकरनई मार्स रिजर्व फॉरेस्ट, यह कहाँ पर है? तो यह भी तमिलनाडु है। सांख्य सागर आर्द्रभूमि, यह आपका मध्य प्रदेश में है। पाला आर्द्रभूमि, यह भी आपका मिजोरम में है। मतलब यहाँ पर जो चारों ऑप्शन जो है वे सही हैं, मतलब ऑप्शन नंबर ई सही होगा, एक से अधिक। अगला सवाल है कि हाल ही में किस नेता को सर विंस्टन चर्चिल लीडरशिप अवार्ड प्रदान किया गया है? तो देखिए, इसका जो सही ऑप्शन है वह व्लादिमीर जेलेंस्की। देखिए, यह अवार्ड जो है ब्रिटिश प्रधानमंत्री द्वारा यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को प्रदान किया गया है। एक और ज्ञातव्य हो कि चर्चिल लीडरशिप अवार्ड की जो शुरुआत की गई थी वह 2006 ईस्वी से की गई थी। अगला सवाल है कि किस भारतीय अर्थशास्त्री को विश्व बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया गया है? तो इसका सही ऑप्शन होगा इंदरमीट गिल, आपका ऑप्शन नंबर सी। देखिए, इसके बारे में कुछ जानकारी हम लोग प्राप्त कर लेते हैं कि विश्व बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री एवं वरिष्ठ उपाध्यक्ष के रूप में इंदरमीट गिल को नियुक्त किया गया है। कौशिक बसु के बाद इंदरमीट गिल विश्व बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री बनने वाले दूसरे भारतीय हैं। यह संस्था मध्यम और निम्न आय वाले देशों को ऋण सुविधा प्रदान करती है। आठवां सवाल है कि किस राज्य में देश का पहला हर घर जल प्रमाणित जिला घोषित किया गया है? तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा, मध्य प्रदेश। चूंकि मध्य प्रदेश का जो बुरहानपुर जिला है वह देश का पहला हर घर जल प्रमाणित जिला बन गया है। जल जीवन मिशन की शुरुआत कब की गई थी? तो 2019 में की गई थी। यह भी याद रखिएगा कि जल जीवन जो उसकी शुरुआत कब की गई थी? तो 2019। अगला सवाल है सुर्खियों में बनी बनठिया आयोग की रिपोर्ट किस क्षेत्र से संबंधित है? तो बनठिया आयोग की जो रिपोर्ट है वह संबंधित है स्थानीय निकायों में
आरक्षण, ऑप्शन नंबर बी। इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने बनठिया आयोग की रिपोर्ट को स्वीकार करते हुए महाराष्ट्र राज्य चुनाव आयोग की रिपोर्ट के अनुसार चुनाव कराने का निर्देश दिया है और यह महाराष्ट्र के स्थानीय निकायों के चुनाव में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण का मार्ग प्रशस्त करता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 10वां सवाल है कि कौन सा देश I2U2 ग्रुपिंग में जुड़े हैं। I2 का मतलब कि आई दो और यू भी दो बार। तो एक आई से इंडिया हो गया, दूसरे आई से इजराइल हो गया, तीसरे से यूएई हो गया, चौथे से यूएसए हो गया। तो I2U2 की ग्रुपिंग की अवधारणा की शुरुआत जो है अक्टूबर 2021 में चार देशों भारत, इजराइल, यूएई और यूएसए के बीच विदेश मंत्रियों की बैठक के दौरान हुई है। 11वां सवाल है कि किस कंपनी द्वारा सर्वाइकल कैंसर के विरुद्ध भारत की पहली क्वाड्रीवेलेंट ह्यूमन पाइपिलोमा वायरस वैक्सीन का उत्पादन किया जाएगा। तो इसका सही ऑप्शन होगा आपका सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। देखिए, भारत में मतलब ऑप्शन नंबर से भारत में 15 वर्ष से लेकर के 40 वर्ष की आयु के महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर दूसरा सबसे अधिक होने वाला कैंसर है और इसका ऑप्शन हमारा क्या होगा इसमें, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। 12वां सवाल है कि भारत के तीसरे पावर एक्सचेंज के रूप में किसे लॉन्च किया गया है। तो हिंदुस्तान पावर एक्सचेंज को लॉन्च किया गया, ऑप्शन नंबर बी। 13वां सवाल है कि वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट्स 2022 के अनुसार भारत किस वर्ष चीन की आबादी से आगे निकल जाएगा। तो भारत जो है आपको चीन की आबादी से आगे कब निकलेगा, तो 2023 में। तो ऑप्शन नंबर आपको ए होगा। 14वां सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। इसमें देखना है कि कौन सुमेलित नहीं है। तो जैसे देखिए, 48वां G7 शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है, तो जर्मनी, यह भी सही है। 17वां G20 शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है, तो बाली में। आसियान 2020 कंबोडिया, यह भी सही है। और WTO का 12वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन जिनेवा, यह भी सही है। तो इसमें चूंकि हमारा सारा ऑप्शन सही है तो ऑप्शन नंबर ई होगा। 15वां सवाल है कि 2022-23 के लिए किस भारतीय शहर को SCO की पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी के रूप में चुना गया है। तो इसमें आपका ऑप्शन जो होगा वह बी होगा, वाराणसी। देखिए, SCO मतलब कि संघाई सहयोग संगठन के देशों के बीच आम लोगों की आपसी संपर्क और पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु एक पहल के तहत वाराणसी को पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी घोषित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा, बी होगा। 16 ऑप्शन है कि यरूशलम डिक्लेरेशन इजराइल और किस देश के बीच एक रणनीतिक समझौता है। तो यह जो है आपको यूएसए के बीच एक रणनीतिक समझौता है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा। देखिए, अमेरिका और इजराइल के बीच रणनीतिक सहयोग बढ़ाने हेतु एक समझौता किया है जिसे जेरूसलम डिक्लेरेशन कहा गया है और इस घोषणा पत्र में इजराइल फिलिस्तीन संबंधों का भी जिक्र है। 17वां प्रश्न पर हम लोग विचार करते हैं। विंबलडन 2022 के महिला और पुरुष एकल खिताब के विजेता कौन है। तो देखिए, महिला में आपको हैं एलेना रैबकिना और पुरुष में है नोवाक जोकोविच। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, एक होगा। 18वां सवाल है कि हाल ही में सुर्खियों में रहा सिंगलीला नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है। सिंगलीला नेशनल पार्क जो है वह पश्चिम बंगाल में स्थित है। ऑप्शन नंबर आपको ए सही होगा। देखिए, यह क्यों फेमस है या क्यों प्रसिद्ध अभी है, तो क्यों चर्चा में है, क्योंकि सिंगलीला नेशनल पार्क ने अगले 5 वर्ष की अवधि में लगभग 20 लाख पांडा को रिहा करने का कार्यक्रम शुरू किया है और यह संरक्षित क्षेत्र कहाँ पर स्थित है, तो पश्चिम बंगाल में स्थित है। अगला सवाल है कि 19वां सवाल, वैश्विक जैव विविधता सम्मेलन 2022 का आयोजन किया जाएगा। वैश्विक जैव विविधता सम्मेलन 2022 का जो आयोजन किया जाएगा वह कहाँ किया जाएगा, तो बॉन में। कहाँ पर किया जाएगा, बॉन। ऑप्शन नंबर डी होगा। देखिए, जर्मनी के बॉन शहर में वैश्विक जैव विविधता सम्मेलन 2022 का आयोजन किया जाएगा और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, तो जैव विविधता का संरक्षण तथा उन पर निर्भर समुदायों का कल्याण करना, वेलफेयर से संबंधित है। अगला सवाल है 20 सवाल, हाल ही में राज्यसभा के लिए मनोनीत सदस्यों में शामिल नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर इसमें क्या होगा, सभी होगा। क्योंकि देखिए, यहाँ PT उषा जो है यह भी चुनी गई है किस क्षेत्र से, तो एथलीट के क्षेत्र से। उसके बाद आपका विजेंद्र प्रसाद जो हैं वह किससे चुने गए हैं, तो फिल्म पटकथा लेखक हैं। वीरेंद्र हेगड़े किससे संबंधित हैं, तो आध्यात्मिक नेता हैं। और इलैया राजा कौन है, तो इलैया राजा संगीत निर्देशक हैं।
तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सही होगा? ऑप्शन नंबर आपका ई सही होगा, उपर्युक्त सभी, क्योंकि चारों राज्यसभा के लिए मनोनीत सदस्य हैं। हाल ही में घोषित डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेमोरियल अवार्ड का संबंध किस क्षेत्र से है? तो मेमोरियल अवार्ड जो है आपको किससे संबंधित है? तो यह आपको लोक प्रशासन से संबंधित है। लोक प्रशासन में अकादमिक उत्कृष्टता के लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेमोरियल अवार्ड की स्थापना की गई है। अगला सवाल है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम एनएफएसए के कार्यान्वयन के लिए रैंकिंग सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है? तो सही ऑप्शन आपका है उड़ीसा। उड़ीसा जो है वह शीर्ष स्थान पर है। इसके बारे में और जानकारी प्राप्त करते हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम जो है 2013 के कार्यान्वयन के लिए जारी राज्य रैंकिंग सूचकांक में 20 बड़े राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में उड़ीसा शीर्ष स्थान पर है। 23वां सवाल है कि किस देश ने 2024 के बाद अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन छोड़ने की घोषणा की है? तो इसका सही ऑप्शन है रूस। रूस जो है 2024 के बाद अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन छोड़ने का निर्णय लिया है और वर्ष 1998 से कक्षा में स्थित स्टेशन पर रूस ने अमेरिका एवं अन्य के साथ मिलकर काम किया है। अगले ऑप्शन पर हम लोग विचार कर रहे हैं। अगले प्रश्न पर 24वां प्रश्न पर कि भारत को किस वर्ष आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप का मेजबान के रूप में चुना गया है? तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही है, 2025। इससे पहले भी आप देख रहे हैं कि इसमें कैसे कैसे सूची है इससे संबंधित है। तो जैसे कि आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2024 जो बांग्लादेश में होगा, आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 जो भारत में प्रस्तावित है, आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2026 जो इंग्लैंड में प्रस्तावित है, और महिला टी20 चैंपियंस ट्रॉफी 2027 जो कि श्रीलंका में संपन्न है। अगले प्रश्न पर विचार करते हैं। 25वां प्रश्न, हाल ही में किस राज्य पुलिस ने ईएफआईआर प्रणाली शुरू की है? तो इलेक्ट्रॉनिक एफआईआर प्रणाली शुरू करने वाला कौन सा राज्य है? तो आपका सही ऑप्शन है गुजरात। गुजरात ऑप्शन नंबर सी। देखिए, गुजरात पुलिस ने ईएफआईआर प्रणाली की शुरुआत की है जो नागरिकों को पुलिस थाने गए बिना ऑनलाइन प्राथमिक दर्ज करने में सक्षम बनाएगी। मतलब कि आप पुलिस थाने नहीं जाएंगे फिर भी ऑनलाइन माध्यम से एफआईआर शुरू कर सकते हैं, एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। प्राथमिकी दर्ज करने के बाद 48 घंटे के भीतर पुलिस सीधे शिकायतकर्ता से संपर्क करेगी। तो यह योजना कहाँ की है? तो गुजरात की है। 26वां प्रश्न है कि हाल ही में किस पनडुब्बी को भारतीय नौसेना से सेवामुक्त किया गया है? तो आईएनएस सिंधु ध्वज ऑप्शन नंबर ए। आईएनएस सिंधु ध्वज जो है पनडुब्बी को 35 वर्ष की सेवा के बाद भारतीय नौसेना से हटा दिया गया है। सिंधु ध्वज का अर्थ है समुद्र में ध्वजवाहक। समुद्र में ध्वजवाहक से संबंधित इसका नामकरण किया गया है आईएनएस सिंधु ध्वज। 27वां प्रश्न है कि डिनायल ऑफ सेफ हेवन इनिशिएटिव और वर्कशॉप ऑन एंटी करप्शन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट किस संस्था से संबंधित है? यह आपका ब्रिक्स से संबंधित है। हाल ही में ब्रिक्स समूह के देशों ने डिनायल ऑफ सेफ हेवन पहल को अंतिम रूप दिया है तथा एंटी करप्शन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर ब्रिक्स वर्कशॉप का आयोजन किया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। 28वां प्रश्न है कि सांस्कृतिक मंत्रालय ने किस शहर में धमक्का दिवस 2020-22 समारोह आयोजित की है? तो सही ऑप्शन आपका है सारनाथ। सारनाथ। देखिए, उत्तर प्रदेश के सारनाथ में धमक्का दिवस 2022 समारोह का आयोजन सांस्कृतिक मंत्रालय द्वारा अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ के सहयोग से किया गया है और इसे आज़ादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में मनाया गया है। 29वां सवाल है कि स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड 2022 रिपोर्ट किस संगठन द्वारा जारी की गई है? तो इस संगठन का नाम है संयुक्त राष्ट्र। ऑप्शन नंबर ए। यह रिपोर्ट जो है संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी की गई है और इसके अनुसार भारत में कुपोषित लोगों की संख्या पिछले 15 वर्षों में घटकर 20.43 करोड़ रह गई है। 30वां प्रश्न है कि हाल ही में किस संस्था ने कोविड-19 के प्रबंधन के लिए आयुष प्रथाओं का संग्रह जारी किया है? तो इसका ऑप्शन है आपको नीति आयोग, WHO, एम्स दिल्ली, आयुष मंत्रालय। लेकिन इसका सही जो ऑप्शन है वह आपका होगा नीति आयोग, ऑप्शन नंबर ए। देखिए, भारत सरकार ने थिंक टैंक नीति आयोग को ने कोविड-19 के प्रबंधन के लिए आयुष प्रथाओं का संग्रह जारी किया है और यह संग्रह कोविड-19 के खिलाफ देश की लड़ाई को मजबूत करने के लिए भारत के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा अपनाई गई प्रथाओं पर केंद्रीय जानकारी प्रदान करना है। 31वां सवाल है कि फ्यूज का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो फ्यूज का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो ऊष्मीय प्रभाव से संबंधित है। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि देखिए फ्यूज में उपयोग होने वाला जो तार होता है, तार का प्रतिरोध उच्च तथा गलनांक कम होता है, निम्न होता है, ताकि वोल्टेज बढ़ने पर
या अधिक विद्युत के प्रवाह होने पर फ्यूज तार तुरंत गलकर विद्युत उपकरणों को नष्ट होने से बचा सके। अतः यह विद्युत के हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पर निर्भर है, विद्युत के ऊष्मीय प्रभाव से संबंधित है। 32वां सवाल है, उपरोक्त युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? जैसे पहला दिया है इलेक्ट्रिकल जनरेटर। देखिए इलेक्ट्रिकल जनरेटर जो है आपको यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, तो यहाँ पर ये ऑप्शन जो है गलत है। दूसरा है इलेक्ट्रिकल मोटर, तो इलेक्ट्रिकल मोटर का काम क्या है? तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलना, यह भी देखिए गलत है। तीसरा डीजल इंजन का क्या काम है? तो रासायनिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, यह भी देखिए आपका गलत है। और उसके बाद है सोलर सेल, सोलर सेल का काम क्या है? तो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, यह भी आपका गलत है। तो जो इसका जो सही ऑप्शन होगा वह क्या होगा? ई होगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं। उसके बाद हम लोग चलते हैं 33वें सवाल पर। 33वां सवाल है कि यदि एक गोलीय दर्पण को किसी द्रव में डुबोया जाता है तो उसकी फोकस दूरी, तो फोकस दूरी अपरिवर्तित रहती है। आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी होगा, क्योंकि फोकस दूरी जो है गोलीय दर्पण का एक गुण है और इसलिए फोकस दूरी में कोई अंतर होने वाला नहीं है, क्योंकि इसको द्रव में डालने पर अपरिवर्तित रहता है। 34वां सवाल है कि प्रकाश तरंगों के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर जो वेरिएबल्स, जो चर प्रभावित होता है, मतलब किसमें परिवर्तन होता है? तो आपका आंसर होगा वेग और तरंग दैर्ध्य। ऑप्शन नंबर ए, वेग और तरंग दैर्ध्य, क्योंकि प्रकाश तरंग का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर प्रकाश की आवृत्ति जो है नहीं बदलती है, आवृत्ति अपरिवर्तित रहती है, फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं होता है, लेकिन उसका वेलोसिटी जो है, वेग जो है, उसका जो वेवलेंथ है, तरंग दैर्ध्य है, वह बदलता है। तो आपका वेग और तरंग दैर्ध्य, इसको महत्वपूर्ण मानिएगा क्योंकि ये सवाल आता है। अगला सवाल है कि किस बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड तापक्रम का दोगुना होता है? तो सही ऑप्शन आपका इसमें होगा 160 डिग्री। तो आप इसको देखिए, एक सूत्र है उस पर रख करके आप निकाल दीजिएगा। जो सूत्र है C-0 बटे 100 इज इक्वल टू F माइनस 32 बटा में 180। तो इस सूत्र पर आप इस पर क्या रखिएगा, यहाँ यह दर्ज कीजिएगा कि फ़ारेनहाइट स्केल जो है वह सेल्सियस से दुगुना है, सेल्सियस से क्या है? दुगुना है। तो यहाँ पर C-0 बट्टे 100 इज इक्वल टू एफ की जगह पर 2C-32 बट्टे 180। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके जब ज्ञात कीजिएगा तो C का मान आ जाएगा 160 डिग्री। एक बार आप खुद से ट्राई कीजिएगा, आ जाएगा 160 डिग्री। 36वां सवाल है कि प्रकाश वर्ष होता है, प्रकाश वर्ष क्या है? तो प्रकाश वर्ष जो है लिखा है कि वह वर्ष जिसमें सूर्य का प्रकाश अधिकतम रहा हो, यह भी गलत है। वह वर्ष जिसमें सूर्य का प्रकाश न्यूनतम रहा है, यह भी गलत है। प्रकाश द्वारा एक माह में चली गई दूरी, यह भी गलत है। सूर्य तथा पृथ्वी के बीच की औसत दूरी, यह भी गलत है। इसमें आपका सब गलत है, तो ई ऑप्शन होगा। देखिए वास्तव में प्रकाश वर्ष क्या है? तो प्रकाश वर्ष यानी लाइट ईयर जो है वह एक वर्ष में, एक माह नहीं, एक वर्ष में तय की गई दूरी है। एक वर्ष में तय की गई दूरी जो है वो इसी को लाइट ईयर या प्रकाश वर्ष कहते हैं। और एक लाइट ईयर जो होता है वह आपको बराबर होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। चलते हैं 38 प्रश्न पर। प्रश्न दिया है कि लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त हो जाती है क्योंकि। देखिए लोलक का जो आवर्तकाल होता है वह T इज इक्वल टू 2π√L/G होता है, जहाँ L जो है वह लेंथ ऑफ द लोलक, लोलक की जो थ्रेड की लंबाई होती है वह L होती है, और G जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। तो चूँकि L जब बढ़ेगा तो T भी क्या होगा? बढ़ेगा, मतलब टाइम पीरियड भी बढ़ेगा। टाइम पीरियड बढ़ने का मतलब, आवर्तकाल बढ़ने का मतलब कि घड़ी क्या होगी? सुस्त हो जाएगी। तो हमारा जो सही आंसर होगा वह लोलक की लंबाई क्या हो जाएगी? बढ़ जाती है, सी ऑप्शन होगा। 39वां प्रश्न पर चलते हैं। अति चालक का लक्षण है, अति चालक का लक्षण क्या है? तो अति चालक का जो लक्षण होता है वह शून्य पारगम्यता होता है, और ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 40वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन आउटपुट डिवाइस नहीं है? तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो आपको क्या कहलाता है, टच स्क्रीन जो है वह कौन सा, टच स्क्रीन जो है एक इनपुट डिवाइस है, जबकि अन्य जितना आपको दिखाई पड़ रहा है सभी आउटपुट डिवाइस है। तो मॉनिटर भी नहीं होगा, प्रिंटर भी नहीं होगा, प्लॉटर भी नहीं होगा। हमारा जो सही आंसर होगा वह क्या होगा? बी होगा। अगला सवाल 41 पर चलते हैं। रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार किसने किया था? तो इसका आंसर होगा बैक्वेरेल ने, बैक्वेरेल ने। रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार किसने किया था? बैक्वेरेल ने। देखिए फ्रांसीसी जो भौतिक शास्त्री थे हेनरी बैक्वेरेल, उन्होंने 1896 ईस्वी में रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी,
और उसके लिए उन्होंने गिगनर काउंटर द्वारा इसको मापा था, मेजरमेंट किया था। 42वां सवाल है कि भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। तो भौतिक परिवर्तन पहले हम लोग जानते हैं कि भौतिक परिवर्तन क्या है। तो वैसा परिवर्तन जो अस्थायी हो तथा परिवर्तन से कोई नया पदार्थ न बने, उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। तो इसमें जैसा कि आप देख रहे हैं कि जल का वाष्प में बदलना, जल वाष्प में बदलेगा, फिर वाष्प कंडेंसेस होकर फिर जल में ही बदल जाएगा, मतलब कि कोई परिवर्तन नहीं हो पाएगा। तो हमारा जो सही आंसर होगा वह क्या होगा, ए ऑप्शन। 43 क्वेश्चन कहता है कि परमाणु में कक्षों को भरने का क्रम नियंत्रित होता है। तो यह अफबाउ सिद्धांत पर आधारित है। तो अफबाउ सिद्धांत क्या है? तो अफबाउ सिद्धांत जो है वह इलेक्ट्रॉन सर्वप्रथम किस ऊर्जा लेवल में जाएगा, इसकी व्याख्या करता है। तो अफबाउ सिद्धांत के अनुसार इलेक्ट्रॉन सर्वप्रथम निम्न ऊर्जा स्तर में जाता है तथा इस स्तर के पूर्णतया भर जाने के बाद उच्च ऊर्जा स्तर में जाता है और यह क्रम चलता रहता है। यह नियम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने की एक सरलतम विधि प्रदान करता है। तो हमारा आंसर क्या होगा, अफबाउ प्रिंसिपल। 44 सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन एक मूल तत्व है? तो मूल तत्व कौन सा है? तो आप देख रहे हैं कि रेत, संगमरमर, हीरा, शक्कर। तो हमारा सही ऑप्शन होगा हीरा, क्योंकि हीरा जो है कार्बन का शुद्धतम रूप है जो एक मूल तत्व है, जबकि अन्य सभी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिश्रण है। 45 सवाल है कि निम्न में से सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? तो सबसे अधिक जो क्रियाशील धातु है वह आपका क्या है, तांबा है। क्योंकि यहाँ पर जितने एग्जाम्पल दिए हुए हैं, जैसे तांबा दिया हुआ है, पारा दिया हुआ है, चांदी दिया हुआ है और सोना दिया हुआ है, इन चारों में जो रिएक्टिविटी का जो सक्रियता सीरीज में अगर इनका स्थान देखा जाए तो कॉपर जो है सबसे अधिक है, उसके बाद पारा का स्थान है, उसके बाद चांदी का स्थान है और सबसे लास्ट में एयू का स्थान है। मतलब कि अगर इन चारों की सक्रियता श्रेणी को देखा जाए तो सबसे एक्टिव इसमें कॉपर है और सबसे कम क्रियाशील जो है वह एयू मतलब आउरस मतलब सोना है, गोल्ड है। 46वां सवाल पर चलते हैं। 46वां सवाल है कि सोप स्टोन, जिसको टाल कहते हैं, मुख्यतः बना होता है, किसका बना होता है? तो देखिए सोप स्टोन जो है वह मुख्यतः मैग्नीशियम सिलिकेट होता है और यह अति मुलायम खनिज है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम सिलिकेट, मैग्नीशियम सिलिकेट। हमारा सही ऑप्शन होगा डी। 47वां ऑप्शन है कि 47वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा तांबे के मिश्र धातुओं का नहीं है? तांबे के मिश्र धातुओं का नहीं है, माने तांबा नहीं होना चाहिए। जैसे पीतल और कांसा, पीतल किसका बना होता है? तो पीतल आपका कॉपर और जिंक का बना होता है। कांसा किस के मिश्रणों से बना होता है? तो कॉपर और टीन के मिश्रणों से कांसा बना होता है। तो हमारा ये आंसर नहीं हो पाएगा। बी में कह रहा है जर्मन सिल्वर और रोल्ड गोल्ड। जर्मन सिल्वर जो है वह कॉपर, जिंक और निकेल से मिलकर बना होता है, इसमें भी कॉपर है। अगर रोल्ड गोल्ड की बात करें तो रोल्ड गोल्ड में भी कॉपर और एल्युमिनियम होता है, इसमें भी कॉपर है, यह भी ऑप्शन नहीं होगा। सी ऑप्शन है कि गन मेटल एवं डेल्टा मेटल। गन मेटल भी है, वह भी कॉपर, जस्ता और टिन का मिश्रण है, इसमें भी कॉपर है। डेल्टा मेटल में भी आपको कॉपर, जिंक और फेरस होता है, लोहा होता है, इसमें भी कॉपर है। तो हमारा यह भी ऑप्शन नहीं होगा। डी ऑप्शन में देख रहे हैं कि रोज मेटल और टाइप मेटल। रोज मेटल जो है उसमें आपको बिस्मथ होता है, लेड होता है और टिन होता है। बिस्मथ, लेड और टिन। तो देखिए इसमें कॉपर नहीं है। और जो टाइप मेटल है इसमें भी लेड, एंटीमनी और टिन, इसमें भी देख रहे हैं कि कॉपर नहीं है। तो हमारा जो सही आंसर क्या होगा, डी होगा, रोज मेटल एवं टाइप मेटल। तो जितना ऑप्शन दिया हुआ है उसमें जो मिश्र धातुओं का जो मिश्रण, इसको आप याद कर सकते हैं, जिसमें एक से अधिक मिश्र धातुओं के नाम दिए हुए हैं, इसको याद करके हम और अधिक जो सवाल है उसको हल कर सकते हैं। अगला सवाल है 48 सवाल पर चलते हैं। 1 बिलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है, बिलियन का पीएच क्या है? तो देखिए बिलियन जो है लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका मतलब कि वह बेस है, क्षार है। और सोरेनसन स्केल में जो उन्होंने बनाया था उसने 0 से 14 तक के संख्याओं को रखा था और 7 को न्यूट्रल के रूप में रखा था। अगर 0 से 7 के बीच में अगर रेंज आता है तो एसिडिक होता है, और उसके बाद अगर 7 से 14 के बीच में आता है तो बेसिक प्रवृत्ति को दर्शाता है, और 7 आ जाता है तो वह न्यूट्रल प्रवृत्ति को दर्शाता है। तो चूंकि यहाँ क्षार कह रहा है, क्योंकि लाल को नीला कर रहा है, तो क्षार 7 से अधिक होना चाहिए। तो ऑप्शन में देख लीजिए, ऑप्शन में एक 7 दिया हुआ है, ये नहीं होगा, 5 नहीं होगा, 1 नहीं होगा, 6.5 नहीं होगा। तो इसमें हमारा जो आंसर होगा वह क्या होगा, ई होगा, क्योंकि इनमें से कोई ऑप्शन सही नहीं है।
कब रहता, जब 7 से अधिक रहता। तो कोई भी ऑप्शन 7 से अधिक नहीं है, तो हमारा ऑप्शन क्या है, ए है। इस स्केल को आप ध्यान रख सकते हैं, इसको सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने साइंटिस्ट के द्वारा यह एक स्केल दिया गया था। 39वें प्रश्न पर बढ़ते हैं। बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा क्या है? तो बेकिंग सोडा जो है वो जिसको हम लोग खाने वाला सोडा भी कहते हैं, इसको सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं, NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, ए होगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसी को सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 50वां सवाल है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या विचार करना है इसमें कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि टेफ्लॉन तथा डेक्रोन बहुलक है, नियोप्रिन सांश्लेषिक रबड़ है, पॉलीथीन पॉलीएथिलीन का बहुलक है, क्लोरोप्रीन एक प्राकृतिक रबड़ है। तो इसमें कौन सा कथन जो है वह क्या है, सही है? तो इसमें आपको देखिए, पहला जो कथन है कि टेफ्लॉन तथा डेक्रोन बहुलक है, यह सही है। दूसरा एक नियोप्रिन सांश्लेषिक रबड़ है, यह भी सही है। और तीसरा जो है पॉलीथीन पॉलीएथिलीन का बहुलक है, यह भी सही है। तो यह आपको तीनों ऑप्शन जो है सही है, मतलब कि 1 2 3 ये ऑप्शन सही है। चूँकि देखिए प्राकृतिक रबड़ जो है वह क्लोरोप्रीन नहीं बल्कि आइसोप्रीन का बहुलक है। यहाँ पर अगर आइसोप्रीन रहता तो हमारा चौथा ऑप्शन भी सही होता। तो यहाँ प्राकृतिक रबड़ कौन है, तो आइसोप्रीन। आइसोप्रीन रहता तो हमारा चारों ऑप्शन क्या रहता, सही रहता, आइसोप्रीन। तो आंसर हमारा इसमें क्या होगा, ए होगा। मॉर्फिन किससे प्राप्त होता है? देखिए, मॉर्फिन जो है वह एक प्रकार का फल है, फ्रूट है, क्योंकि मॉर्फिन जो है अपरिपक्व फलों अनराइप फ्रूट से प्राप्त होता है, और पोस्ता के पौधे से अफीम और हीरोइन भी प्राप्त होता है। इसका उपयोग दर्द निवारक औषधि के रूप में किया जाता है। 52वां सवाल है कि हमारे तंत्र में अधिकतम एटीपी अणुओं को उत्पन्न करने वाला पद क्या है? तो वह केप्स चक्र है। क्या है? केप्स चक्र। चूँकि हमारे तंत्र में अधिकतम एटीपी का उत्पादन जो होता है केप्स चक्र में होता है, केप्स साइकिल में होता है, और यह चक्र कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, तो वह कोशिका का एक अंगक है, कोशिका में केंद्रक होता है। उसी तरह यहाँ पर एक माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है, जिसको पावर हाउस ऑफ एनर्जी बोला जाता है। एनर्जी का पावर हाउस है इसमें। 53वां सवाल है कि पादप कोशिका का जंतु कोशिका से भिन्नता का कारण होता है। तो देखिए, इसमें सबसे ज़्यादा जो है ऑप्शन हमारा सही होगा, कोशिका भित्ति की उपस्थिति। कोशिका भित्ति जो है वह किस में पाया जाता है, प्लांट सेल में पाया जाता है, जबकि जंतु सेल में कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता है। 54वां सवाल है कि चींटियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो चींटियों के अध्ययन को मर्मिकोलॉजी कहा जाता है। मर्मिकोलॉजी, मर्मिकोलॉजी जो है क्या कहा जाता है, तो चींटी के अध्ययन को मर्मिकोलॉजी कहते हैं। उसी तरह हर्पैटोलॉजी, उभयचरों का अध्ययन जो है, जो एम्फीबियस प्राणी होते हैं, सरीसृप वर्ग के अध्ययन होता है, वह हर्पैटोलॉजी कहलाता है। उसी प्रकार अगर गोल कृमि का अध्ययन किया जाए तो निमैटोलॉजी कहते हैं। गोल कृमि का अध्ययन किया जाए तो निमैटोलॉजी कहते हैं। निडोलॉजी क्या है, तो पक्षियों के घोंसलों का अध्ययन है। विभिन्न प्रकार के पक्षी भिन्न भिन्न तरह के जो घोंसले बनाते हैं उसका अगर अध्ययन हम करेंगे तो निडोलॉजी। तो हमारा सही आंसर क्या होगा, ए मर्मिकोलॉजी। 55वां सवाल है कि कौन सा अंग वसा को तोड़कर कोलेस्ट्रॉल बनाता है? तो यकृत। यकृत जो है वसा को क्या करता है, तोड़ देता है, और यकृत कोशिका वसा उपापचय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह वसा को तोड़कर कोलेस्ट्रॉल बनाता है। आप देखे होंगे कि जब भी डाइजेस्टिव सिस्टम आप पढ़ते होंगे तो डाइजेस्टिव सिस्टम में आप देखे होंगे कि आमाशय के बगल में यहाँ पर इस तरह की एक संरचना पाई जाती है, जिसको लीवर या यकृत कहते हैं, और यही जो है वसा का पाचन आपको इसी के माध्यम से होता है। 56वां सवाल है कि हथेली में पाई जाने वाली हड्डी, हथेली में पाई जाने वाली हड्डी जो है वह मेटाकार्पल होती है। क्या होती है, क्या नाम है इसका, मेटाकार्पल। तो सही ऑप्शन क्या होगा, ए होगा। कौन सा विटामिन ई से संबंधित रासायनिक पदार्थ है? तो ई से संबंधित रासायनिक पदार्थ, इसको याद कर लीजिएगा, टोकोफेरॉल। इसका सही ऑप्शन होगा ए, टोकोफेरॉल। 58वां सवाल है कि विडाल टेस्ट, विडाल टेस्ट का नाम है विडाल टेस्ट, और यह किसके लिए किया जाता है? तो विडाल टेस्ट जो है वह टाइफाइड रोग का पता लगाने के लिए किया जाता है।
और चूँकि इसका नाम जो है उस वैज्ञानिक के नाम पर लिया गया है, इसलिए इसको विडाल टेस्ट कहते हैं, क्योंकि उस वैज्ञानिक का जो नाम था जॉर्ज फर्नांड इसिडोर विडाल था और वे जीवाणुविद थे जो कि फ्रांस के थे, उन्हीं के नाम पर यह विडाल टेस्ट कहा गया है। तो इसका सही आंसर होगा सी। सूखा सहिष्णुता से संबंधित हार्मोन है, तो एब्सिसिक अम्ल जो है वह सूखा सहिष्णुता से संबंधित हार्मोन है। सूखे के प्रति देखिए, सहनशील पौधे सूखे की परिस्थितियों में एब्सिसिक अम्ल नामक पादप हार्मोन्स का संश्लेषण करते हैं, जिससे उन्हें जल का संरक्षित करने में मदद मिलती है। तो सही आंसर क्या होगा? एब्सिसिक अम्ल। साल्क टीका निम्नलिखित में से किस व्याधि से संबंधित है? तो साल्क टीका जो है वह पोलियो व्याधि से संबंधित है, तो 60 का जो ऑप्शन होगा वह डी होगा, क्योंकि पोलियो के जो टीके जो थे, साल्क टीका इसको कहते हैं, कि खोजकर्ता जो थे जोनॉस साल्क थे और उन्हीं के नाम पर इसको साल्क टीका भी कहा जाता है। और पोलियो क्या है? तो वह एक विषाणु जनित रोग है, यह भी जानकारी हम लोग करेंगे। 61 सवाल, किस संधि के अनुसार मराठा संगठन का वास्तविक नेता पेशवा बन गया था? तो वह संधि जो था वह संगोला की संधि थी। वह कौन सी संधि थी? संगोला की संधि थी, जो 1750 ईस्वी में बालाजी बाजीराव एवं राजा राम सेकंड के बीच संगोला की संधि हुई थी। और इस संधि के अनुसार मराठा संगठन का वास्तविक नेता पेशवा बन गया, अब छत्रपति नाम मात्र का प्रधान रह गया था। उसके बाद 62वां सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें देखिए, रैयतबाड़ी व्यवस्था में प्रत्येक जमीन धारक जो था भूस्वामी मानकर उसके साथ लगान की शर्तें तय की गई, अतः ये जो कथन है वह क्या है? गलत है। उसके बाद जो है बंगाल, बिहार, उड़ीसा में अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया, तो इसका जो सही जो होगा वह ई ऑप्शन होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। 63वां जो सवाल है, कमियोटी प्रथा निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रचलित थी? तो कमियोटी प्रथा जो था वह बिहार और उड़ीसा में प्रचलित थी। कमियोटी प्रथा के अंतर्गत होता यह था कि कृषि दास के रूप में खेती करने वाले लोग अपने मालिकों द्वारा प्राप्त ऋण पर दी जाने वाली ब्याज की राशि के बदले में जीवन भर उनकी सेवा करते थे। इसी को कमियोटी प्रथा कहा जाता था और यह जो प्रथा था वह बिहार और उड़ीसा में प्रचलित था। 64 सवाल है कि असबाब ए बगावत ए हिंद नामक पुस्तक का संबंध किससे है? तो असबाब ए बगावत ए हिंद नामक पुस्तक का संबंध जो है वह 1857 के विद्रोह से संबंधित है। 1857 के विद्रोह से संबंधित है। देखिए, सर सैयद अहमद खान ने असबाब ए बगावत हिंद नामक पुस्तक लिखी थी और यह पुस्तक भारतीय भाषा में 1857 के विद्रोह के कारणों के संबंध में लिखी गई थी। 65वां सवाल है कि 14 जून 1947 को अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की नई दिल्ली में हुई बैठक में भारत के विभाजन का प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? तो वे प्रस्तुत करने वाले थे गोविंद वल्लभ पंत। गोविंद वल्लभ पंत। देखिए, आचार्य जे.बी. कृपलानी की अध्यक्षता में 14 जून 1947 को अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक नई दिल्ली में हुई, जिसमें गोविंद वल्लभ पंत ने भारत विभाजन का प्रस्ताव प्रस्तुत किया तथा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, सरदार पटेल एवं जवाहरलाल नेहरू ने भी उनका समर्थन किया। तो आंसर होगा डी, गोविंद वल्लभ पंत। 66वां प्रश्न है कि निराश्रित महिलाओं के लिए मुक्ति सदन की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? तो मुक्ति सदन की स्थापना जो था पंडित रमाबाई ने की थी। पंडित रमाबाई ने की थी, क्योंकि पुणे में पंडित रमाबाई ने आर्य महिला समाज की स्थापना की और 1889 में इन्होंने महिलाओं की शिक्षा के लिए शारदा सदन और निराश्रित महिलाओं के लिए आश्रय हेतु मुक्ति सदन की स्थापना की थी। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? पंडित रमाबाई। 67वां प्रश्न है कि प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? तो नील दर्पण का अंग्रेजी में अनुवाद करने वाले जो थे उनका नाम था मधुसूदन दत्त। मधुसूदन दत्त, ऑप्शन नंबर सी। प्रख्यात बांग्ला जो नाटककार थे दीनबंधु मित्र रचित नील दर्पण एक अत्यंत महत्वपूर्ण नाटक है और नील दर्पण का अंग्रेजी में अनुवाद करने वाले जो व्यक्ति हैं उनका नाम था मधुसूदन दत्त। अंग्रेजी में पूछ रहा है, इंग्लिश में, मधुसूदन दत्त। निम्नलिखित में से किसने स्वदेश बांधव समिति का गठन किया? स्वदेश बांधव समिति, तो स्वदेश बांधव समिति की स्थापना वारिसाल में 1905 में अश्विन कुमार दत्त ने की थी और यह एक क्रांतिकारी संगठन था। आंसर हमारा क्या होगा? अश्विनी कुमार दत्त। अश्विन कुमार दत्त।
अश्विनी कुमार दत्त, ऑप्शन नंबर सी। 69वां प्रश्न है कि किस वर्ष अंग्रेजों के समय भारत में प्रथम जनगणना संपन्न हुई थी? तो लॉर्ड मेयो के काल में 1872 ईस्वी में अंग्रेजों के समय भारत की प्रथम जनगणना संपन्न हुई थी, जबकि लॉर्ड रिपन के समय 1881 से भारत में नियमित जनगणना प्रारंभ करवाई गई। तो शुरुआत पूछ रहा है कब हुई, तो 1872 ईस्वी में। किसके द्वारा? तो लॉर्ड मेयो के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। 70 सवाल है कि निम्नलिखित में से किसने कहा था कि क्रांतिकारी आंदोलन तो सामाजिक सच्चाइयाँ, इसके बिना समाज कभी प्रगति नहीं कर सकता है? तो यह कहने वाले थे लाला लाजपत राय, ऑप्शन नंबर ए होगा। 71 सवाल है कि लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना करने वाले जो थे वह दादा भाई नारोजी थे, दादा भाई नारोजी। 72 सवाल है कि 1906 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग 1906 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुई? तो देखिए 30 दिसंबर 1906 को ब्रिटिश भारत के दौरान ढाका, वर्तमान में बांग्लादेश में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई और लीग में आगा खां एवं ख्वाजा सलीमुल्लाह सहित महत्वपूर्ण नेता थे। तो ऑप्शन ई हमारा क्या होगा? सही होगा, क्योंकि यहाँ पर ढाका आपको नहीं दिया है, बांग्लादेश भी रहता तो काम चलता वर्तमान में। 73वां सवाल है कि अवध किसान सभा की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? तो अवध किसान सभा की स्थापना 1920 में बाबा रामचंद्र ने की थी। तो बाबा रामचंद्र, ऑप्शन नंबर आपका ए होगा। और अवध किसान सभा की स्थापना कब हुई थी? तो 1920 ईस्वी में। 74 सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? जैसे दिया है कि साइमन कमीशन की नियुक्ति, प्रिंस ऑफ वेल्स का आगमन 1921, तृतीय गोल मिशन 1932, असहयोग आंदोलन 1920। तो इसमें आप देख रहे हैं कि सारे जो ऑप्शंस दिए हुए हैं, ये सभी जो घटनाक्रम हैं सही है, अतः उपरोक्त आंसर क्या होगा? ए, एक से अधिक। 75 सवाल है कि हिंदुस्तान स्टैंडर्ड समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो हिंदुस्तान स्टैंडर्ड समाचार पत्र के संपादक सच्चिदानंद सिन्हा थे, सच्चिदानंद, ऑप्शन नंबर सी। यह समाचार पत्र जो था वह 1899 ईस्वी में अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित किया गया था। 78 सवाल पर आते हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन जनवरी 1947 में हुआ था। तो यह ऑप्शन जो है वह गलत है आपका। क्यों गलत है? क्योंकि जो संविधान सभा की जो प्रथम बैठक की गई थी वह 9 दिसंबर 1946 में हुई थी। अगला सवाल है कि भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को अंगीकृत किया गया, जबकि 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा के द्वारा अंगीकृत किया गया। 26 नवंबर 1949, तो आपका यह भी गलत हो गया। तीसरा दिया है कि जवाहरलाल नेहरू, एम.ए. जिन्ना और सरदार पटेल भारतीय संविधान सभा के सदस्य थे। तो इसमें देखिए मोहम्मद अली जिन्ना जो थे वे संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। तो आपका सी जो ऑप्शन है वह भी ऑप्शन क्या है? गलत है। तो आपका सही क्या होगा इसमें? तो सही ऑप्शन होगा डी, कि वर्ष 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई। 79वां सवाल पर आते हैं, देशी रियासतों से संबंधित ऑल इंडिया स्टेट्स पीपुल्स कॉन्फ्रेंस भारत प्रजामंडल का गठन किस वर्ष हुआ था? तो भारत प्रजामंडल का जो गठन हुआ था 1927 ईस्वी में हुआ था, ऑप्शन नंबर डी। 80 सवाल है कि ब्रिटिश सरकार द्वारा नवंबर 1945 को आज़ाद हिंद फौज पर चलाए गए मुकदमे में आज़ाद हिंद फौज की ओर से पैरवी कर रहे वकीलों की अध्यक्षता किसने की? तो वकीलों की अध्यक्षता जो थे कौन कर रहे थे? भूला भाई देसाई, ऑप्शन नंबर सी। 81वां सवाल है कि महात्मा गांधी के राजनीतिक जीवन की निम्नलिखित घटनाओं का सही कालक्रम कौन सा है? तो देखिए इसमें ऑप्शन नंबर डी सही है, क्योंकि 1917 में आपको चंपारण हुआ, उसके बाद फरवरी मार्च में 1918 में आपको अहमदाबाद मिल हड़ताल हुआ, 22 मार्च 1918 में फिर खेड़ा हुआ, और असहयोग आंदोलन जो था 1920-22 तक चला। तो इसको कालक्रम के अनुसार अगर हम सजाते हैं तो चंपारण कब हुआ? 1917 में। अहमदाबाद जो है फरवरी और मार्च
1918 में चला था। खेड़ा जो था वह 22 मार्च 1918 में था, और असहयोग आंदोलन जो था वह 1920 से 22 तक चला। तो सही ऑप्शन होगा डी। 82वां सवाल है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उत्पन्न दंगे किस क्षेत्र में सर्वाधिक व्यापक स्तर पर हुए? तो ये जो दंगे थे वे संयुक्त प्रांत में व्यापक स्तर पर हुए थे, क्योंकि भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के शुरू होते ही देश के विभिन्न भागों में हिंदू मुस्लिम दंगे शुरू हो गए थे, और संयुक्त प्रांत वर्तमान में यूपी एवं बिहार में इन दंगों का सर्वाधिक व्यापक प्रभाव पड़ा। तो आंसर ऑप्शन होगा सी। 83वां प्रश्न है कि चंपारण आंदोलन के समय बिहार के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन थे? तो बिहार में चंपारण आंदोलन के समय बिहार के लेफ्टिनेंट गवर्नर जो थे वे एडवर्ड अल्बर्ट गेट थे। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 84वां सवाल है कि 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान नेपाल के राजबिलास के जंगलों में युवकों को आग्नेयास्त्र चलाने का प्रशिक्षण किसके नेतृत्व में दिया गया था? तो वह जो थे उनका नाम था सरदार नित्यानंद। तो ऑप्शन होगा ए। 85वां क्वेश्चन है कि एसोसिएट प्रेस ऑफ इंडिया एपीआई का गठन किस वर्ष किया गया था? तो एपीआई का गठन जो था 1905 ईस्वी में किया गया था। जो राइटर था उसका गठन किया गया था 1880 में। एसोसिएशन प्रेस ऑफ इंडिया एपीआई के गठन 1905 में किया गया था। फ्री प्रेस न्यूज़ सर्विस का गठन जो था 1927 में किया गया था, और यूनाइटेड प्रेस ऑफ इंडिया यूपीआई के गठन 1934-35 में किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 86वां प्रश्न है कि पुर्तगाली यात्री बाराबोसा किसके शासनकाल में विजयनगर आया था? तो बाराबोसा जो था वह विजयनगर शासक कृष्णदेव राय के राज्यकाल में आया था। तो ऑप्शन होगा कृष्णदेव राय, बी ऑप्शन। 87वां प्रश्न है कि हुमायूं के मकबरा के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या असत्य है? तो देखिए, हुमायूं के मकबरा पहले कहाँ है? तो मकबरा जो है वह दिल्ली में है, और इस मकबरा के संदर्भ में जो आप दिया हुआ है कि इस मकबरे का निर्माण 1565 ईस्वी में एक विधवा हाजी बेगम ने शुरू की थी, अभी ऑप्शन सही है। दोहरे गुंबद वाला यह भारत का प्रथम मकबरा है, अभी सही है। 4 बाग पद्धति का पहली बार प्रयोग हुमायूं के मकबरे में किया गया था, अभी सही है। और इस मकबरे को ताजमहल के पूर्वगामी माना जाता है, यह भी सही है। लगभग सारे ऑप्शन सही है, मतलब कि हमारा एग्जैक्ट उत्तर क्या होगा? ई, प्रयुक्त में से सभी। 88वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा अकबर का अंतिम सैन्य अभियान था? तो अकबर का अंतिम सैन्य अभियान जो था वह असीरगढ़ का अभियान था, जो 1599 ईस्वी में असीरगढ़ के शासक जो थे उनका नाम था मीर बहादुर के खिलाफ सैन्य अभियान की शुरुआत की गई। और 1601 ईस्वी में अकबर ने अपने अंतिम आक्रमण में असीरगढ़ के किले को जीता, और कहा जाता है कि अकबर ने असीरगढ़ का किला सोने की कुंजियों से खोला था, सोने की चाबी थी असीरगढ़ का किला। ऑप्शन नंबर सी होगा। 89वां प्रश्न है कि किस शासक ने दिल्ली सल्तनत में विद्रोहों के दमन के लिए 4 अध्यादेश जारी किए थे? तो सही ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी जो है 1296 से 1316 ईस्वी तक शासन करते हैं, 1296 से 1316 ईस्वी तक, और राज्य में विद्रोहों को दमन के लिए 4 अध्यादेश जारी करने का श्रेय जो है वह अलाउद्दीन खिलजी के नाम से है। वे चारों अध्यादेश क्या थे? तो पहला था कि अमीर वर्ग की जो संपत्ति है उसको जब्त करके खालसा भूमि में वृद्धि करना। दूसरा जो इनका अध्यादेश था कि गुप्तचर प्रणाली का गठन किया जाए। तीसरा था कि दिल्ली में जो है मद्य को निषेध किया जाए, शराबबंदी की जाए। और चौथा जो इनका अध्यादेश था कि अमीरों के परस्पर मेल मिलाप और उनके उत्सव समारोहों पर रोक लगाई जाए। ये 4 जो अध्यादेश जो थे वे किनके थे? अलाउद्दीन खिलजी के थे। तो ऑप्शन होगा बी। 90 सवाल है कि दिल्ली सल्तनत में दीवान ए रियासत का कार्य क्या था? तो दिल्ली सल्तनत में दीवान ए रियासत का कार्य जो था वह बाजार पर नियंत्रण रखना था। अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली सल्तनत में मूल्य नियंत्रण प्रणाली को लागू किया था, और इस व्यवस्था में दीवान ए रियासत का एक महत्वपूर्ण अधिकारी था, और इसका कार्य था कि बाजार पर नियंत्रण रखना। और इस व्यवस्था में सहना ए मंडी का जो कार्य था वह बाजार मूल्य नियंत्रण तथा बाट माप की जांच करना।
कि जो तौलने वाला उपकरण है वह सही है या गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी होगा। 91 सवाल है कि फुतुह अस सलातीन नामक ग्रंथ के लेखक कौन थे? फुतुह फुतुह अल अस सलातीन नामक ग्रंथ के जो लेखक थे वे कौन हैं? तो इसामी हैं। वे कौन है? इसामी। फुतुह अल सलातीन। जिया नक्शवी के बारे में भी जानते हैं कि जिया नक्शवी जो थे वह तूतीनामा लिखे थे। मिनहाज उस सिराज क्या लिखे थे? तो तबकात ए नासिरी फेमस किताब है। और हसन निजामी जो थे उन्होंने कौन सा रचना की थी? तो ताजुल मासीर की रचना की थी। तो फुतुह अस सलातीन नामक ग्रंथ के लेखक इसामी थे। 92 सवाल है कि वकाटक वंश के किस शासक ने 4 अश्वमेध यज्ञ, 1 वाजपेयी यज्ञ और अन्य वैदिक यज्ञों का अनुष्ठान किया था? तो अनुष्ठान करने वाले का नाम था प्रवरसेन प्रथम। क्या नाम था? प्रवरसेन प्रथम। वाकाटक वंश में प्रवरसेन प्रथम जो थे एकमात्र ऐसे शासक थे जिसने सम्राट की उपाधि धारण की, और पुराणों से ज्ञात होता है कि प्रवरसेन प्रथम ने 4 अश्वमेध यज्ञ, 1 वाजपेयी यज्ञ और अन्य अनेक वैदिक यज्ञों का अनुष्ठान किया था। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 93 सवाल है कि सोलंकी वंश की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? तो सोलंकी वंश की स्थापना जो थी मूलराज प्रथम के द्वारा की गई थी। सोलंकी वंश की स्थापना मूलराज प्रथम ने की थी, और सोलंकी वंश की राजधानी कहाँ थी? तो अनहिलवाड़ा थी। अनहिलवाड़ा थी। 93 का ये ऑप्शन सही होगा। 94 सवाल है कि निम्नलिखित में से किसके अनुयायियों को निर्ग्रंथ निग्रंथ कहा जाता है? तो पार्श्वनाथ के जो अनुयायी थे, जो कि 23वें तीर्थंकर थे, उन्हीं के अनुयायियों को निर्ग्रंथ कहा गया है। तो यहाँ आंसर आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। मौर्यकालीन प्रशासन में टकसाल का अध्यक्ष क्या कहलाता था? तो टकसाल का जो अध्यक्ष था उसको लक्षणाध्यक्ष कहा जाता था। ऑप्शन नंबर सी होगा। सवाल है कि पर्याध्यक्ष क्या थे? तो पर्याध्यक्ष जो थे वह वाणिज्य के अध्यक्ष होते थे। सूत्राध्यक्ष क्या थे? तो सूत्राध्यक्ष जो थे वह कताई बुनाई के अध्यक्ष थे। लोहाध्यक्ष कौन थे? तो लोहाध्यक्ष जो थे वह धातु विभाग के, मेटलर्जी विभाग के अध्यक्ष थे। तो हमारा उपयुक्त आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन होगा, लक्षणाध्यक्ष, टकसाल के अध्यक्ष। उसके बाद 96 सवाल है कि हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक पश्चिमी पुरास्थल है, सर्वाधिक पश्चिमी पुरास्थल है, तो सूतकांगेडोर। सूतकांगेडोर इसका जो है सही ऑप्शन है, क्योंकि इस सभ्यता का सर्वाधिक पश्चिमी पुरास्थल जो है वह सूतकांगेडोर है। कहाँ पर है? तो बलूचिस्तान में। तो आंसर होगा हमारा सूतकांगेडोर। 97 सवाल है कि त्रिपिटक के तीसरे पिटक अभिधम पिटक का संकलन किस बौद्ध संगति में हुआ था? तो यह हुआ था आपको तृतीय बौद्ध संगति में। किस बौद्ध संगति में हुआ था? तृतीय बौद्ध संगति में हुआ था। तृतीय बौद्ध संगति जो था वह अशोक के शासनकाल में कहाँ पर हुआ था? तो पाटलिपुत्र में मोगलीपुत्र तीस की अध्यक्षता में की गई थी, और इस बौद्ध संगति में अभिधम पिटक का संकलन किया गया था। जबकि राजगृह में हुए प्रथम बौद्ध जो संगति था उसमें विनय पिटक एवं सूत पिटक का संकलन किया गया था। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, तृतीय बौद्ध संगति। 98 सवाल पर चलते हैं। अश्वघोष किस शासक के दरबार को सुशोभित करते थे? तो अश्वघोष जो थे वह किसके दरबार को सुशोभित करते थे? तो कनिष्क के दरबार को। अश्वघोष कनिष्क के कुषाण शासक कनिष्क के राजकवि थे, और अश्वघोष की जो प्रमुख रचनाएं थी इसमें बुद्ध चरित हो गया, सौंदरानंद हो गया, सारीपुत्र प्रकरण हो गया, ये सब शामिल है। जिसमें जो प्रथम 2 महाकाव्य हैं जो कि बुद्ध चरित हो गया, सौंदरानंद हो गया, यह महाकाव्य के रूप में है, और अंतिम जो है सारीपुत्र प्रकरण जो है वह नाटक ग्रंथ है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? कनिष्क। 99 सवाल है कि उदयगिरी गुहालेख में किस गुप्त शासक के विजयों का उल्लेख है? तो इसका उत्तर होगा चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त द्वितीय। समुद्रगुप्त के बाद जो थे चंद्रगुप्त द्वितीय, जिनका कार्यकाल जो है लगभग 380 से 412 ईस्वी तक चला। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में गुप्त साम्राज्य अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचा, और चंद्रगुप्त द्वितीय की जो दिग्विजय का उल्लेख है उनके उदयगिरी गुहालेख में अंकित है। तो सही ऑप्शन क्या होगा हमारा? चंद्रगुप्त द्वितीय। 100 प्रश्न है कि धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल कुरल निम्न में से किस भाषा से संबंधित है?
कुरल जो है वह तमिल साहित्य का बाइबिल भी इसको कहा जाता है, या इसको लघु वेद भी कहा जाता है। और तो इसका सही क्या होगा? तमिल। तमिल में जो कुरल जो है वह तमिल साहित्य का बाइबिल या लघु वेद माना जाता है, और इसे मुक्पाल भी कहा जाता है। और इसकी रचना सुप्रसिद्ध कवि तिरुवल्लुवर ने की थी। इसकी रचना, कुरल की रचना पूछ देगा कि कुरल की रचना किसने की थी, तो प्रसिद्ध जो कवि थे, सुप्रसिद्ध कवि थे, उनका नाम था तिरुवल्लुवर। इन्होंने ही की थी, तिरुवल्लुवर, तिरुवल्लुवर ने की थी। आगे बढ़ते हैं। कुमायूं हिमालय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? कुमायूं हिमालय के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो पहला ऑप्शन है कि इसका विस्तार काली नदी से तीस्ता नदी तक है। तो यही आपका ऑप्शन जो है वह क्या हो गया? गलत हो गया। पहले ही ऑप्शन गलत हो गया। मिलाम गंगोत्री हिमनद इस क्षेत्र में सही है। दून घाटियाँ शिवालिक मध्य हिमालय के बीच है स्थित, यह भी सही है। यहाँ केदारनाथ, बद्रीनाथ जैसी पर्वतीय चोटियाँ, यह भी सही है। तो हमारा 101 का जो ऑप्शन होगा ये सही होगा, क्योंकि कुमायूं हिमालय का जो विस्तार है वह सतलज नदी से लेकर काली नदी तक और उत्तराखंड में है, और इसकी लंबाई जो है लगभग 320 किलोमीटर है। जबकि नेपाल हिमालय का विस्तार जो है वह काली नदी से तीस्ता नदी तक है, काली नदी से तीस्ता नदी तक है। हमको नेपाल हिमालय नहीं कह रहा है, बल्कि कुमायूं हिमालय कह रहा है कि कुमायूं हिमालय का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। तो कुमायूं हिमालय का जो विस्तार है वह सतलज नदी से लेकर काली नदी तक है। कहाँ से है? तो सतलज नदी से लेकर काली नदी के बीच में है, काली नदी। 102 प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन ताजे पानी की झील नहीं है बल्कि एक लैगून झील है? तो चिल्का झील जो है उड़ीसा में है, पेरियार झील जो कि केरल में है, पुलिकट झील जो कि तमिलनाडु में है, सभी खारे पानी की लैगून झीलें हैं। खारे पानी की क्या है? लैगून झीलें हैं। तो ऑप्शन नंबर ई जो होगा वह इसमें सही होगा। आगे चलिए। 103वां सवाल है कि गोदावरी नदी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो गोदावरी के संदर्भ में यहाँ आप देख रहे हैं कि यह कथन गलत है कि यह केवल महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा से प्रवाहित होती है। गोदावरी नदी जो है महाराष्ट्र, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश राज्य से प्रवाहित होती है, छत्तीसगढ़ से भी प्रवाहित होती है। तो गोदावरी भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है, और इसकी लंबाई जो है लगभग 1465 किलोमीटर है। इसे दक्षिण भारत की गंगा के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। 104वां प्रश्न है कि भारत में पाई जाने वाली काली मिट्टी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? 104 प्रश्न है कि कौन सा कथन सही नहीं है? काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहते हैं, ये भी सही है। यह मृदा को कपासी मृदा भी कहते हैं, यह भी सही है। यह दक्कन के पठार के अधिकतर भाग में पाई जाती है, यह भी सही है। यह खट्टे फलों की खेती के लिए उपयुक्त है, यह भी सही है। तो कह रहा है कि कौन सा कथन सही नहीं है? कोई सारे कथन इसमें, 2-3 कथन, चारों कथन क्या है? गलत हैं। तो उपयुक्त में से कोई नहीं हो, ये ऑप्शन हो। 105वां प्रश्न है कि निम्नलिखित बांध और उनसे संबंधित राज्यों का सुमेलित करना है। तो पहला दिया है चेरिथोनी बांध। तो चेरिथोनी बांध कहाँ पर है? तो आपका केरल में है। उसके बाद इंदिरा सागर बांध कहाँ पर है? तो इंदिरा सागर बांध जो है मध्य प्रदेश में है। उसके बाद कृष्णराज सागर बांध कहाँ पर है? यह कर्नाटक में है। मेत्तूर बांध कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। तो इस प्रकार से आपका जो ऑप्शन होगा 4132, 4132 ऑप्शन नंबर सी होगा। 106वां सवाल है कि तातीपाका तेल शोधनशाला किस राज्य में स्थित है? तो तातीपाका तेल शोधन कारखाना जो है वह कि ओएनजीसी कंपनी की रिफाइनरी है, जो कि आंध्र प्रदेश के तातीपाक स्थान पर पूर्वी गोदावरी जिले में स्थित है। तो आंध्र प्रदेश होगा इसमें, इसका सही आंसर आंध्र प्रदेश डी हो। 108 प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस संघ राज्य क्षेत्र में महिला साक्षरता दर सर्वाधिक है? तो महिला साक्षरता दर सर्वाधिक है, तो आपका जो सही उत्तर होगा वह होगा लक्षद्वीप। लक्षद्वीप में महिला जो साक्षरता है 2011 की जनगणना के अनुसार 87.9% है। अगर अंडमान निकोबार की बात करें तो अंडमान निकोबार में आपको 82.4% है। अगर पुदुचेरी की बात किया जाए तो वहाँ पर 80.6% है, और चंडीगढ़ में 81.1%। तो हमारा ऑप्शन होगा बी।
109वां प्रश्न है कि पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश 3 राज्यों में फैला हुआ है। निम्नलिखित में से कौन उनमें सही सुमेलित है? यनम आंध्र प्रदेश, यह भी सही है। कराईकल तमिलनाडु, यह भी सही है। माहे केरल, यह भी सही है। तो आपका 1, 2, 3 तीनों ऑप्शन सही होगा। 110वां सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश भूमध्य रेखा पर अवस्थित है? तो भूमध्य रेखा पर अवस्थित देश, तो देखिए जो ऑप्शन दिया हुआ है उसमें कोलंबिया और केन्या दोनों जो है वह भूमध्य रेखा पर स्थित देश है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा। और भूमध्य रेखा पर जो स्थित देश हैं वे कितने देश हैं? तो लगभग लगभग क्या एग्जैक्ट 13 देश हैं। 13 देश जो है भूमध्य रेखा पर अवस्थित हैं। 111 प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रायद्वीपों और उनकी भौगोलिक स्थिति के संबंध में कौन सुमेलित नहीं है? तो देखिए आइबेरियन प्रायद्वीप, बिस्के खाड़ी, ये भी सही है। बाल्कन प्रायद्वीप, काला सागर, यह भी सही है। कोला प्रायद्वीप, श्वेत सागर, यह भी सही है। केप यार्ड प्रायद्वीप, कारपेंट्रिया खाड़ी, यह भी सही है। मतलब सारा सभी है और पूछता है कौन सुमेलित नहीं है, इसका मतलब प्रयुक्त में से कोई नहीं। ये ऑप्शन निम्नलिखित भू आकृति उसकी अवस्थिति को सुमेलित कीजिए। जलोढ़ पंख क्या होगा इसका ऑप्शन? तो पर्वतीय गिरिपाद। इसी प्रकार से भी आकार की घाटी पर्वतीय क्षेत्र में, डेल्टा का निर्माण समुद्र तट पर, चाप झील नदी के निम्नतर फैलाव पर। इस प्रकार हमारा जो सही सीक्वेंस हुआ 4, 1, 2, 3, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित जलधाराओं और महासागरों में कौन सुमेलित नहीं है? तो देखिए हम्बोल्ट प्रशांत महासागर, यह तो सही है। गल्फ स्ट्रीम जो है उत्तरी अटलांटिक महासागर, यह भी सही है। फ्लोरिडा दक्षिणी अटलांटिक महासागर, यह गलत है। फ्लोरिडा जो है वह उत्तरी अटलांटिक महासागर की जलधारा है। अगुल्हास, यह भी सही हिंद महासागर, मतलब कि हमारा जो सी ऑप्शन है वह सही होगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित देशों का सही आरोही क्रम क्या है? आरोही क्रम क्या है? तो आरोही क्रम में आपको इसमें होगा ब्राज़ील, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, भारत, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, भारत, अर्जेंटीना, अर्जेंटीना, भारत, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, यहीं सी ऑप्शन आपका सही होगा, क्योंकि अर्जेंटीना की जो क्षेत्रफल है वह सबसे ज़्यादा है, उसके बाद भारत का, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया का और उसके बाद ब्राज़ील का। ब्राज़ील का सबसे ज़्यादा, मतलब कि आरोही क्रम में, बढ़ते क्रम में कह रहा है, तो बढ़ते क्रम में कौन सबसे पहले होगा? अर्जेंटीना होगा। अर्जेंटीना के बाद क्या होगा? भारत होगा। भारत से बड़ा ऑस्ट्रेलिया होगा और ऑस्ट्रेलिया से सबसे बड़ा ब्राज़ील होगा। तो यह हो गया ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? 115 में सवाल है कि एटना सिसिली, उसके बाद ये तो सही है। विसुवियस इटली, ये भी सही है। कोटोपैक्स इक्वाडोर, ये भी सही है। येरिबस रॉस द्वीप, ये भी सही है। तो लिख रहा है लेकिन कि कौन सही सुमेलित नहीं है, तो सही सुमेलित है सब, तो ये ऑप्शन आपका इसमें हो। देखिए कुछ मैथ का सवाल है, तो मैथ के सवाल में आप इसको ऑप्शन के अनुसार सही कर दिया जा रहा है और बाकी का जो अगला क्लास होगा उसमें इसको बना करके आंसर तक लाने का प्रयास किया जाएगा। तो हम यहाँ पर सही जो ऑप्शन होगा उसको टिक लगा दे रहे हैं। तो 116 का जो ऑप्शन नंबर बी होगा वह सही है, बना करके आप मिला सकते हैं। 117 का जो है वह 13 और 25 वर्ष। 118 जो सवाल है, 118 का लगभग ए 411.625 किलोमीटर। 119 का ऑप्शन डी जो है वह 8 होगा। 120 का ऑप्शन डी इतना होगा। 121 का जो ऑप्शन ए 70,560। 122 का ऑप्शन ए 150 रुपये। 123 में जो वेन डायग्राम दिया हुआ है उसमें आपको आंसर होगा सी। 124 का जो होगा डी। 125 का ऑप्शन होगा डी। 126 कह रहा है कि बिहार में खुले वनों की क्षेत्रफल, तो बिहार में खुले वनों का क्षेत्रफल जो है 3761.54 वर्ग किलोमीटर है। देखिए भारत वन स्थिति रिपोर्ट जो 2021 है उसके अनुसार बिहार में अति सघन वन जो है 333.42 वर्ग किलोमीटर है। मध्यम सघन वन जो है वे लगभग 3285.83 वर्ग किलोमीटर है और खुले वन जो हैं वे 3761.54 वर्ग किलोमीटर है। तो खुले वनों का प्रतिशत कितना है, वर्ग किलोमीटर कितना है? तो 3761.54, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। भारत वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार देश के वनों का कुल कार्बन स्टॉक होने का अनुमान है। कुल कितना कार्बन
स्टॉक होने का अनुमान है, तो कुल आपको 7,204 मिलियन टन 7,204 मिलियन टन कार्बन स्टॉक होने का अनुमान है। भारत वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वन आवरण वाले निम्न राज्यों का सही अवरोही क्रम क्या है? अवरोही मतलब घटते क्रम में, सबसे बड़ा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा। तो इसमें ऑप्शन जो होगा वह आपका हो जाएगा सी, मध्य प्रदेश, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद छत्तीसगढ़, तब उड़ीसा। अगर हम 5 राज्य को लेकर के चलें तो मध्य प्रदेश हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और महाराष्ट्र। सबसे ऊपर कौन सा रहेगा? मध्य प्रदेश। 129 सवाल है कि राष्ट्रीय पूंजीगत वस्तु नीति 2016 का उद्देश्य किस वर्ष तक पूंजीगत वस्तुओं के उत्पादन को दोगुना करना है? तो इसका ऑप्शन होगा 2025, मतलब ऑप्शन नंबर डी। 130वां सवाल है कि भारत में प्रचलित मूल्यों पर वर्ष 2021-22 में सकल मूल्य संवर्धन में उद्योग क्षेत्र का हिस्सा है, कितना हिस्सा उद्योग क्षेत्र का है? तो 28.2%, ऑप्शन ए। वर्ष 2018 में सब्जियों और फलों के विश्वव्यापी निर्यात में भारत का हिस्सा कितना है? तो 1.4%। वर्ष 2020-21 में बिहार राज्य का राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत रहा? तो आपको यहाँ पर 4.82% रहा। 133 कह रहा है सवाल कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में बिहार राज्य को केंद्र सरकार से सहायक अनुदान के रूप में कितनी राशि प्राप्त होने का अनुमान है? तो यह आपको अनुमान है 58,001.29 करोड़ रुपए। उसके बाद 134वां सवाल है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार 2020-21 में राज्य में सकल राज्य घरेलू उत्पादन में तृतीयक क्षेत्र की हिस्सा कितना था? तो तृतीयक क्षेत्र का हिस्सा जो था वह 61.2% था। अगला सवाल है 135 में कि बिहार सरकार के द्वारा राज्य के कितने जिलों में जैविक पट्टी विकसित की जा रही है? तो लगभग 13 जिलों में। ऑप्शन आपको होगा डी। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन बजट में राजस्व प्राप्ति मद नहीं है? तो उधार लेना जो है ऑप्शन ए ही सही है, उधार लेना जो है वह राजस्व प्राप्ति नहीं है। 137वां सवाल है कि समावेशी विकास सूचकांक निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो समावेशी विकास सूचकांक विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है। अगला सवाल है कि भुगतान संतुलन क्या है? भुगतान संतुलन क्या है? तो भुगतान संतुलन जो है वह शेष विश्व के साथ एक देश के सभी निवासियों के सभी आर्थिक व्यवहारों का विवरण है। 139 सवाल है कि मानव विकास रिपोर्ट में लिंग असमानता सूचकांक GII को किस वर्ष शामिल किया गया था? तो यह आपको 2010 में शामिल किया गया था। UNDP द्वारा जारी मानव विकास रिपोर्ट जो कि 1990 से जारी है में लिंग असमानता सूचकांक जो है या बहुआयामी गरीबी सूचकांक और असमानता समायोजित सूचकांक वर्ष 2010 में शामिल किया गया था। तो ऑप्शन होगा सी। निम्नलिखित में से कौन लाटविया की राजधानी है? तो रीगा जो है वह लाटविया की राजधानी है। उसके बाद है निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्विसदनीय विधायिका की स्थापना की गई है? तो देखिए 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्विसदनीय विधायिका की व्यवस्था की गई है। तो चूंकि यहाँ पर ऑप्शन 1919 नहीं है, मतलब उपयुक्त में से कोई नहीं, ये ऑप्शन। राष्ट्रपति की सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कर लगाता है विधायिका में नहीं रखा जा सकता। यह प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? यह भारत के संविधान 117 अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के संविधान में राज्य सूची में सम्मिलित है? राज्य सूची में सम्मिलित है तो देखिए पुलिस हो गया, वह राज्य सूची में सम्मिलित है, कानून व्यवस्था राज्य सूची में सम्मिलित है और जेल राज्य सम्मिलित है। जबकि दंड प्रक्रिया जो है का उल्लेख समवर्ती सूची में, दंड प्रक्रिया का उल्लेख किस में संबंधित है? समवर्ती सूची में, कंकरेंट लिस्ट में। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा? 1, 2, 3, मतलब ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 144 प्रश्न है कि मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियों को किस अनुच्छेद के अंतर्गत शून्य घोषित किया जाता है? तो यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ए 32, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 226, अनुच्छेद 12। ये सारे अनुच्छेद नहीं होंगे, इसमें
हमारा अनुच्छेद 13 होगा। अनुच्छेद 13 के अनुसार जो है वह संविधान का अनुच्छेद 13 मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियों को शून्य घोषित करता है। तो ऑप्शन ई होगा। 145 प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन अंतर्राज्यीय परिषद गठन करने के लिए अधिकृत है? तो अंतर्राष्ट्रीय परिषद गठन करने का अधिकृत जो व्यक्ति है वह राष्ट्रपति होता है, क्योंकि राष्ट्रपति जो है अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना करने के लिए अधिकृत होता है। तो ऑप्शन में राष्ट्रपति नहीं है, इसलिए हमारा ऑप्शन होगा ये। भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा उसे उसके पद से हटाया जा सकता है। किसमें हटाया जा सकता है? तो देखिए, असमर्थता के आधार पर, संविधान के उल्लंघन के आधार पर। यहाँ पर यह जो ऑप्शन है वह सबसे उपयुक्त ऑप्शन है। केवल 2 ऑप्शन, संविधान के उल्लंघन के आधार पर। उसके बाद है, केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने के लिए भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति किसके अंतर्गत आती है? तो यह जो है मूल अधिकारिता के अंतर्गत में आती है। केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति मूल अधिकारिता के अंतर्गत आती है, जिसके अंतर्गत उच्चतम न्यायालय केंद्र तथा एक या एक से अधिक राज्यों के मध्य उत्पन्न विवाद को निर्णय देता है। 148वां प्रश्न है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के लिए किसी व्यक्ति के अधिकार को संरक्षण देता है? तो यह संरक्षण जो है अनुच्छेद 21 से मिलता है। ऑप्शन नंबर ए हो गया। निम्नलिखित में से कौन सी एक सबसे बड़ी संसदीय समिति है? तो इसका उत्तर होगा प्राक्कलन समिति, क्योंकि प्राक्कलन समिति में आपको सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 30 होती है। लोक लेखा समिति में सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 22 होती है। याचिका समिति में सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 25 होती है, जिसमें 15 लोकसभा से और 10 राज्यसभा से 25। और सरकारी उपक्रम समिति में कितनी होती है? 22 होती है। तो ऑप्शन आपका क्या होगा? प्राक्कलन समिति। और लास्ट सवाल कि भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार कौन सा अधिकार है? तो संवैधानिक अधिकार है। कौन सा अधिकार है? संवैधानिक अधिकार, क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 326 आर्टिकल 326 द्वारा वयस्कों को मत देने का अधिकार प्रदान किया गया है। तो इस तरह से हम लोगों ने एडुटेरिया के वॉल्यूम 3 से संबंधित सेट 1 के 150 प्रश्नों को हल किया। अब अगले वीडियो में हम लोग सेट 2 से संबंधित प्रश्नों को